जहाँ खुशी है वहाँ थोड़ी हैरत भी है। हैरत यूँ कि पिछले 60-65 बरस में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। थोड़ा हम लोग शिकायत ज़्यादा करते हैं, गिला ज़्यादा करते हैं। सच ये है कि ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा। 47 में हम सुई नहीं बना पाते थे, आज भारत जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल देश है। हमारे देखते देखते आज जो 35 साल और 40 साल के लोग भी हैं वो याद करेंगे कि जब वो 10 साल के थे और 15 साल के, तब से लेकर आज तक क्या अंतर आ गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा है समाज। कम से कम शहरों में तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो मध्य वर्ग है, उसमें और उसकी पिछली पीढ़ी में जो आर्थिक समस्याएं थीं वो किस हद तक कम हुई हैं, उसकी कहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे कहते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंचा। लेकिन ये कहाँ से कहाँ पहुंचने की होड़ में, जैसे जल्दी में रेल गाड़ी पकड़ने को, ट्रेन पकड़ने को भागता है मुसाफिर, तो कभी कभी कुछ सामान प्लेटफॉर्म पे रह जाता है। हमारा भी कुछ सामान प्लेटफॉर्म पे छूट गया था, और वो सामान था साहित्य, कला, वो सामान था संस्कार, परंपरा। लेकिन ये गलती की जिम्मेदार मेरी पीढ़ी है। हमारे बाप दादे वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाईं, जुलूस निकाले, जेलों में गए, काला पानी में मरे। उन्होंने अपना जीवन जो मध्य वर्ग पढ़ा लिखा था समाज के लिए, देश के लिए इस्तेमाल किया बहुत बड़े हिस्से ने। लेकिन हम जो उनकी औलादे थे, हमने सोचा हमारे बाप दाद तो आदर्शवादी थे, आइडियलिस्ट थे, सपने देखते थे। उन्हें जिंदगी की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, जमीन की हकीकत क्या है, वो इतनी समझ नहीं थी। हम ज़्यादा समझदार हैं। हमारे घरों में, जिन घरों में हम लोग पले बढ़े, वहाँ किताबें बहुत थी, पैसा बहुत कम था। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की इज्जत थी, धनवानों की नहीं। हमने कहा कि यहाँ देखो, हमारे बाप दादा तो रिक्शे में चलते हैं, हम दिखाएंगे कार कैसे ली जाती है। इस चक्कर में जो हमें मिल गया था, फिर भी हमारे जन्म से, हमारी पैदाइश से, हमारे वातावरण से, हमारे माहौल से, इसलिए कि वो हवा में था, वो हमने कोशिश भी नहीं की तो हमारे जनरेशन में आ गया था। वो हमने संभाल के नहीं रखा और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो जो धरोहर था सौंपा नहीं। ऐसे युग में, ऐसे समय में जब आप देखिए कि इंसान फिर पलट के देख रहा है, एक आम भारतीय समझ रहा है कि कौन सा सामान पीछे रह गया था, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यही मैं समझता हूँ हम लोगों में एक अच्छी बात है हिंदुस्तानियों में। कभी कभी भूले भटके गलत रास्ते चले भी जाते हैं, लेकिन तबाही की खाई में नहीं गिरते। समझ में आ जाता भाई ये गड़बड़ है, धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। सो हम वापस आ रहे हैं साहित्य की ओर, हम आ रहे हैं कलाओं की ओर, और ये हमसे मतलब आने वाली पीढ़ी भी ज़्यादा है हमसे। मैं आजकल अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी में कविता से, साहित्य से, संगीत से, कैसे चित्रकला से, शिल्प कला से कैसे एक नई रुचि पैदा हो रही है उनमें। हमारी वजह से नहीं,
हमारे बावजूद ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो गैप आ गया था, जो खाली जगह हो गई थी, इसको जो लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम। सवाल यह कि बड़ा काम क्यों है? ऐसी क्या बात है कि साहित्य आपको जानना ही चाहिए, कला आपको जानना ही चाहिए? मैं मराठी के ही एक महान, एक जीनियस लेखक को कोट करता हूं। महान लेखक, जीनियस विचारक श्री पीएल देशपांडे। उन्होंने एक जगह लिखा है अपने एक दोस्त को एक पत्र में, जिसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, कि दोस्त, मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है और आज तुम्हें बताता हूं। पेट भरने के लिए कोई काम सीखो, कोई हुनर सीखो और जी जान लगा के वो काम करो, लेकिन सिर्फ वो काम जीवन के लिए काफी नहीं। दोस्ती करो कम से कम किसी एक कला से, साहित्य से, कविता, शिल्प से, चित्र से, संगीत से, या किसी खेल से। वो काम जो तुमने सीखा है जीवन में पेट भरने के लिए, वो तुम्हें जिंदा रखेगा। लेकिन जो तुम कला सीखोगे, वो तुम्हें बताएगी कि जिंदा रहने का मतलब क्या है। क्या बात! अब ऐसी बातें सुन के सिवाय आदमी सर झुका दे और नमन करे, क्या कह सकता है। ये बातें भी मुझे, ये महान जो राइटर्स मराठी में हुए हैं, चाहे पुराने ज़माने में या अब, आपको एक बात बताऊं, भाषा दुनिया में बनी थी कि एक कहे वो दूसरा समझे, दूसरा कहे वो पहला समझे, एक पूछ सके दूसरा बता सके। अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, अपने बारे में, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं हम समझ सकें एक दूसरे की। लेकिन समस्या ये है कि जो इस कम्युनिकेशन के लिए बनी थी भाषा, अक्सर भाषा ही कम्युनिकेशन के बीच में दीवार हो जाती है। जैसे खासतौर से हमारे देश में, जहाँ इतनी भाषाएं हैं और हर भाषा में क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे लेखक और कवि पैदा हुए, लेकिन ये दीवार जो भाषा की होती है कि एक भाषा आदमी जानता है, दूसरी भाषा नहीं जानता है, उससे वो इतना बड़ा जो खजाना है उस तक वो पहुंच नहीं पाता। मैं दूसरों की क्यों बात करूं, मैं अपनी बताता हूं आपको। मैं तो मध्य प्रदेश में जन्मा, यूपी में पला बढ़ा, एजुकेशन खत्म की, फिर मध्य प्रदेश में ये हिंदी उर्दू की बेल्ट थी। हम अपनी दुनिया में खुश थे। हम तो समझते जी भाषा का मतलब उर्दू, भाषा का मतलब हिंदी, हाँ बंगला भी है, बंगला थोड़ी हमने ट्रांसलेशन पढ़े हुए थे, बंगला भी अच्छी भाषा, बाकी का हमें पता ही नहीं था। मैं 19.5 साल का था जब मुंबई आया और इसी नशे में था मैं, यही जानता था मैं। जबकि मैं एक राइटर के, लेखकों के घर में पैदा और पला बढ़ा, तो ये मेरी जहालत का हाल था। मैं यहां आया और मैंने पहली बार जाना कि विजय तेंदुलकर कौन है और क्या लिखते हैं, और मैंने उनके प्लेस देखे, उनका थिएटर देखा। मैंने पहली बार, क्योंकि यहां था, मुंबई में था मैं, तो मैंने जाना कि पीएल देशपांडे कौन है, क्या लिखते हैं, और मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि आज भी मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे कि जो नहीं जानते कि मराठी साहित्य में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं और क्या क्या लिखा हुआ।
अब इन दीवारों में जो खिड़की बन सकती है, हर आदमी हर भाषा तो नहीं सीख सकता। हमें तो नहीं मालूम, ज़्यादातर लोगों को, कि मलयालम का कितना बड़ा राइटर था बशीर, नहीं जानते। उनको नहीं मालूम कि तमिल में कौन कौन बड़े राइटर पैदा हुए हैं, तेलुगु में कौन पैदा हुए हैं, हमें नहीं मालूम। तो इन दीवारों में अगर कोई खिड़की बनती है तो वह है अनुवाद। और मैं समझता हूं कि जितना अनुवाद होना चाहिए, इतने बड़े मराठी में लिखने वाले राइटर्स का वो नहीं हुआ है। वो हमारे देश की दूसरी भाषाओं में करना बहुत ज़रूरी बात। मेरा तो नसीब अच्छा है, मैं आ गया। मेरे कुछ दोस्त थे जो लेखक थे, कवि थे मराठी के, उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, मुझे ट्रांसलेट कर करके कविताएं बताई, तो मेरी तो आंखें खुल गई। लेकिन जितना मैंने सुना और जितना मैंने समझा और जितना मैं ट्रांसलेशन पढ़ चुका, उतना ही मुझे इस बात का और विश्वास हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मराठी महान लेखक हैं उनका देश की हर भाषा में अनुवाद हो। देखिए, ये भी मैं मानता हूं कि अनुवाद जो है वो कितना भी अच्छा हो जाए, वो उतना अच्छा तो नहीं हो सकता जितना लेखक ने लिखा है। वो तो सच बात है। वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि आप इत्र को लेके एक शीशी से दूसरी शीशी में कितना ही संभाल के उंडे ले, कुछ ना कुछ सुगंध तो खो जाएगी। तो ऐसा ही है, तो कुछ सुगंध तो खोएगी। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर अनुवाद नहीं हुए होते तो हमने आपने टॉल्स्टॉय को नहीं पढ़ा होता, बैल्जैक को नहीं पढ़ा होता, अल्बर्ट मोरावियो को नहीं पढ़ा होता, हमने बड़े बड़े जो जोला, एमिल जोला को नहीं पढ़ा होता, हमने लैटिन अमेरिकन राइटर नहीं पढ़े होते। तो एक सब्स्टिट्यूट ही सही, सेकंड चॉइस ही सही, लेकिन फिर भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐसी क्या बात है कि ये जरूरी है? देखिए, कोई भी साहित्य हो, कविता हो, नॉवल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, आर्ट का एक कर्तव्य, एक काम है कि वो इंटरटेन करता है। लेकिन साहित्य का काम सिर्फ इंटरटेन करना नहीं है, उसका काम इससे बहुत आगे भी है और बहुत बड़ा भी है। साहित्य हमें बड़ी अजीब बातें बताता है। हम हर घर में तो नहीं झांक चुके हैं, लेकिन जब हम एक भाषा का साहित्य पढ़ते हैं तो हमें दो बातें पता चलती हैं कि दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं, और दूसरी बात ये पता चलती है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे, ये एक साथ मालूम होता है। हम दूरी तो उससे महसूस करते हैं, हम पराया तो उसे समझते हैं जिसे हम जानते नहीं। जब हम साहित्य पढ़ते हैं किसी भाषा का तो हम उसे पहचानते हैं, सिर्फ कहानीकार को नहीं, साहित्यकार को नहीं, उस समाज को भी, उस वर्ग को भी, उस भाषा को बोलने वाले लोगों को भी जिनके बारे में ये लेखक लिख रहा है। हम इंसान को पहचानते हैं और इंसान के लिए हमारे मन में स्नेह पैदा होता है। साहित्य हम में एक और गुण पैदा करता है। कविता या उपन्यास हो, वो आपको भाषा की खूबसूरती देता है। वो आपको कहीं ना कहीं एहसास दिला देता है कि क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत नहीं है। और विश्वास कीजिए कि दुनिया में जो बुराई है, जो अन्याय है, जो शोषण है, वो सुंदर नहीं। जब हमें सुंदरता की पहचान आती है तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए कि सुंदरता सिर्फ देखने की नहीं होती,
सुंदरता व्यवहार की भी होती है, सुंदरता सोच की भी होती है, सुंदरता विचारधारा की भी होती है। अगर हमें सुंदरता से प्रेम है और सुंदरता का हमारे मन में आदर है, तो हम किसी ऐसी विचारधारा को जो बदसूरत है, एक ऐसे ख्याल को, एक ऐसी बात को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर हमारे अंदर जिसे कहते हैं एस्थेटिक सेंस, मैं देखता हूं साहित्य एक्सेप्शन होंगे कि आपको टॉलस्टॉय जैसा भी राइटर मिलता है जो बहुत अमीर था और फिर भी लिखता था, या आपको ऐसे भी लेखक मिलेंगे जो बहुत गरीबी में रहते हैं लेकिन लिखते हैं। लेकिन आम तौर से ये जिम्मेदारी जो है साहित्य को संभालने की पूरी दुनिया में, ये मध्य वर्ग के पास रही है, इसलिए कि उनके पास इतनी फैसिलिटी भी होती है कि पढ़ लिख लें और लिख सकें, और दूसरी तरफ कुछ जो ज़िंदगी की मजबूरियां हैं, जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं, मध्य वर्ग होने के वजह से उसको समझते भी हैं और उसका मन में पीड़ा और दर्द भी होता है। ये मध्य वर्ग का काम है लिखना, बाय एंड लार्ज, एक्सेप्शन है। हमारे मध्य वर्ग ने बड़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। हम कहते हैं हमारे बच्चे साहित्य नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे वो करते हैं, वो नहीं करते जो हम कहते हैं करो, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। आप बताइए, अगर यंग पीढ़ी ने अपने माँ बाप को किसी साहित्य सम्मेलन में जाते ना देखा हो, घर में किसी पुस्तक के बारे में बात करते ना सुना हो, घर में कभी साहित्य पे, कविता पे कोई चर्चा ना हुआ हो, कभी ये ना सुना हो कि भाई कवि सम्मेलन में जाना है, बच्चों तुम भी चलो, माँ बाप पढ़ रहे हो तो बच्चा पढ़े, माँ बाप सुन रहे हो ये बातें तो बच्चा सुने। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग बड़े हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि मैंने ऐसे भी परिवार हिंदुस्तान के कुछ बड़े शहरों में देखे, ऐसे घर देखे जहाँ पर जो किताबें हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर लाया, और वो किताबें रखी गई हैं घर के सोफे से या पर्दे से मैच करने के लिए। ये बहुत एक अफसोसनाक हालात। मुझे खुशी है कि आज जो हो रहा है, बल्कि आजकल जो हो रहा है मैं कहूँगा, उसमें दो पहलू, जरा इस बात को भी आप जरा देखिएगा। ये 1936 में एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको कहते प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, प्रगतिशील, और ये वो लोग थे जिन्होंने 1936 में एक जलसा लखनऊ में किया। इस देश की हर भाषा के उसमें लेखक थे, कवि थे, और ये तय हुआ, ये उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम जो साहित्य क्रिएट करेंगे, हम जो किताबें लिखेंगे, हम जो कविताएं लिखेंगे, वो कविताएं इस देश में चेतना पैदा करने के लिए होंगी। ये वो कविताएं, वो उपन्यास जो शोषण है, जो उस वक्त 36 में तो गुलामी भी थी, जो साम्राज्य है उसके खिलाफ होंगे, बराबरी, समाजी बराबरी के बारे में, विमेंस एम्पावरमेंट के बारे में होंगी। और ये सारे देश की जो भाषाएं हैं उसके लेखक थे जिन्होंने ये फैसला किया, और ये काम प्रेमचंद जी ने, जो हिंदी उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको ब्लेस भी किया, उनका वहाँ पर एक मैसेज भी आया और ये होता रहा, लोग लिखते रहे। उसके बाद 60s में एक दूसरा पूरे देश में सारी भाषाओं में एक मोमेंट आया। वो आपके यहाँ भी आया, मराठी में भी आया, वो उर्दू में भी आया, वो हिंदी में भी आया, वो बंगला में भी आया, कि जहां ये बात कही गई कि अगर आप समाज के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में लिख रहे हैं, अगर आप जो राजनीति से पैदा हुए समस्याएं हैं उनके बारे में लिख रहे हैं, तो ये तो प्रोपेगेंडा है, ये साहित्य नहीं है। साहित्य का मतलब ये है कि आप अपने अंदर जाएं और अपनी अंदर की दुनिया को समझें। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक षड्यंत्र था बहुत सी बातों को रोकने का, जो लोग नहीं चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे। आज भी हम देखते हैं तो कहीं दो स्कूल दिखाई देते हैं। एक स्कूल जो ये कहता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, दूसरा स्कूल कहता है आर्ट फॉर लाइफ सेक। आप क्यों लिख रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं इसलिए ना, और अगर कहना चाहते हैं तो फिर वो कम्युनिकेट होना चाहिए, उस भाषा में कहिए कि जो लोग समझें। एक इस तरह का घमंड पैदा किया गया कि मैं एक कलाकार हूं, मैं कवि हूं, मैं लिखता हूं, अगर कोई नहीं समझ सकता तो ना समझे, मैं तो अपने लिए लिखता हूं। नहीं, अगर आप कवि हैं, अगर आप लेखक हैं, तो आपका अपनी तरफ अगर कोई अधिकार है तो समाज की ओर भी कुछ। कि मराठी साहित्य में इसके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत है। मराठी साहित्य एक ऐसा साहित्य है, इसकी दूसरी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है, कि जिसमें जो दबा हुआ तबका है, जिसका शोषण हुआ है, जिसने जुल्म सहा है और जो आज भी अन्याय सहता है, उसकी आवाज पूरी गूंज के साथ मराठी साहित्य में मौजूद। मैं आपको बधाई भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम होगा कि इन बड़े बड़े लेखकों को आप दूसरी भाषाओं में इनका अनुवाद करेंगे। और ये भी मैं आपसे कहूंगा कि दूसरी भाषाओं के साहित्य का भी अनुवाद जो है वो इस भाषा में होना चाहिए, हमारे यहाँ होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरी जो मातृभाषा है उर्दू, उससे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड लैंग्वेज इस कंट्री में ही नहीं है। उसके बारे में आम तौर से लोगों का यह विचार है कि इनकी जो शायरी है वो कुछ जाम, शराब, महबूब की गली, इसके बारे में है। इसलिए कि जो गाने वाले हैं वो यही गाते हैं। लेकिन अगर इसका अनुवाद हो, और अभी हिंदी में एक किताब आई है कुछ बरसों पहले जो मेरे फादर ने, मेरे पिता ने एडिट की थी, हिंदुस्तान हमारा, राजकमल ने उसे प्रकाशन ने उसे छापा है। उसमें आपको पता चलेगा, जैसे मैं नहीं जानता था मराठी के बारे में, तो बहुत से लोग यहाँ ये नहीं जानते होंगे कि पिछले 250-300 साल में इस देश का कोई मूवमेंट नहीं है पॉलिटिकल आज़ादी के लिए या सच्चाई के लिए या जो निर्बल है उसके अधिकार के लिए, जिस पे आपको उर्दू में कितनी ही कविताएं न मिले। इस देश का कोई त्योहार नहीं है, कोई शहर नहीं है, इस देश का कोई डेटी नहीं, कोई राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, आप कितनी पोइट्री उर्दू में मौजूद है लोग नहीं जानते। मैं एक किस्सा सुना के बैठूंगा। मैं फिल्मों में गाने लिखता हूं, तो एक बार एक पिक्चर बन रही थी युगांधर। युगांधर भी कृष्ण जी का एक नाम है, तो उसमें मैं गाने लिख रहा था। अब युगांधर तो उसमें फिल्म के हीरो का नाम रखा हुआ था। तो एक दिन जब मैं, लक्ष्मीकांत जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और उसके डायरेक्टर थे अनचंद्रा, दोनों महाराष्ट्रियन। तो मैं गया म्यूजिक रूम में, तो दोनों बैठे हुए थे और ज़रा थोड़े से कुछ अनकंफर्टेबल लगे मुझे। तो कहले वो एक गाना था, असल में एक सिचुएशन निकल आई थी। तो मैंने कहा हाँ बताइए क्या है। तो कहले असल में वो एक था ये कि
एक कृष्ण की आरती हमें पिक्चर में चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कीजिए। वो सोच रहा है बेचारे ये क्या जानते होंगे इस बारे में। तो आप मुझे ट्यून दे दीजिए। आप लोग को पता है ना कि फिल्म में ज़्यादातर गाने जो हैं ट्यून पे लिखे जाते हैं। इसको कैफ़ी आज़मी साहब ने बहुत सही डिस्क्राइब किया है कि ट्यून पे गाना लिखना ऐसा ही है जैसे पहले कब्र खोद ली जाए फिर मुर्दा ढूंढा जाए। तो खैर वो ट्यून मैंने कहा दे दीजिए, तो मैंने ले ली ट्यून। अगले दिन मैं लिख के गया तो उन्होंने कहा आपने लिख लिया? मैं हाँ। और मैंने कहा आपने एक कमी थी, आप आरती जो होती है उसमें एक क्रिसेंडो होता है, उसका एक क्लाइमैक्स होता है, वो आपकी ट्यून में नहीं था। तो वो मैंने अलग से लिख दिया है, उसको आप कंपोज कर लीजिएगा। तो कहने लगा आप सुनाइए। तो मैंने उन्हें पूरा सुना दिया। मैं आपको सिर्फ वो क्रिसेंडो सुनाता हूं और क्यों सुना रहा हूं ये एंड में बताऊंगा। ये पूरा जो क्रिसेंडो आरती का था वो मैंने सिर्फ कृष्ण के नामों से बनाया। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहर कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है, बनकुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है, वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पिताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर आएगा। तो वो बहुत परेशान हो गए, कहने लगे भाई इतने नाम तो कृष्ण के हमें नहीं मालूम है, आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे इसलिए पता है कि मैंने उर्दू पोइट्री पढ़ी है। धन्यवाद।